रोज की तरह रिशु और अंशी सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगती हैं। अंशी खाना बनाते हुए बोलती है, दीदी जल्दी जल्दी काम कर लो, आज कॉलेज टाइम से जाना है, आज कॉलेज में असाइनमेंट भी है। हाँ अंशी, देखना इस बार ना मैं कॉलेज में टॉप करूंगी, और तू भी देखना कि मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे। अच्छा चल अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। हाँ दीदी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बातें करते करते रिशु और अंशी घर का सारा काम खत्म कर लेती है, फिर अपने रूम में जाकर कॉलेज के लिए तैयार होती हैं। दोनों तैयार होकर बाहर आती हैं और अपनी माँ शालिनी से बोलती हैं, माँ हम दोनों ने घर का सारा काम कर दिया है और अब हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं। हाँ माँ, हमने खाना भी बना दिया है, हमारा आज कॉलेज में बहुत जरूरी असाइनमेंट है, इसलिए आज टाइम से कॉलेज जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों पहले अपने भाइयों को नाश्ता करवा दो, उनको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तुम दोनों को देर होगी तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे भाइयों को देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, हम अभी नाश्ता लेकर आते हैं। चलो अंशी आ जाओ। ठीक है दीदी चलो। रिशु और अंशी कुछ देर बाद नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है और सबकी प्लेटों में परोस देती है। फिर रिशु और अंशी भी अपने लिए नाश्ता लेती है तो शालिनी उन्हें रोक देती है। रिशु अंशी रुको, तुम दोनों अभी नाश्ता नहीं कर सकती हो। औरतों को हमेशा आदमियों के खाने के बाद ही खाना चाहिए। जब पहले तुम्हारे भाई और पिताजी नाश्ता कर ले, उसके बाद ही तुम दोनों नाश्ता करना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। तभी उनका भाई तरुण माँ और पिताजी से बोलता है, माँ आपको तो पता है ना मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और नहीं बनवा सकती थी? तुम दोनों लड़कियों से कोई काम ढंग से नहीं होता है क्या? चलो जाओ जल्दी से अपने भाई के लिए टमाटर की चटनी बना के लाओ। लेकिन माँ आज हमें कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना है, हमें देर हो जाएगी। ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है तुम दोनों को? तुम दोनों कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली हो? बाद में तो तुम दोनों को चूल्हा ही फूकना है ना। पहले मेरे लिए टमाटर की चटनी बना दो, उसके बाद ऑफिस जाना। अब दोनों रसोई में जाकर टमाटर की चटनी बनाने लगती हैं। दीदी हम आज भी कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं निशा? तुझे तो पता है ना हमारे घर में लड़कों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। रिशु और अंशी जल्दी जल्दी टमाटर की चटनी बनाकर भाइयों को दे देती हैं। दोनों भाई भी खाना खाकर कॉलेज चले जाते हैं। माँ अब काफी देर हो गई है, अब हम कॉलेज जाकर क्या करेंगे? तो कौन सी आफत आ गई है, और अच्छा ही हुआ, वैसे भी पढ़ लिख कर तुम्हें चूल्हा चौखा ही करना है। जाओ अब सारे बर्तन धो लो। शालिनी ऐसा बोलकर चली जाती है और अंशी कहती है, दीदी हमारे घर में हमारे दोनों भाइयों को कितनी आजादी है और माँ पिताजी उन्हें कितना प्यार करते हैं, जबकि हमें ना ही आजादी देते हैं और ना ही इतना प्यार करते हैं। वो दोनों पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं है, फिर भी माँ और पिताजी चाहते हैं कि वो पढ़े, जबकि हम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, फिर भी माँ पिताजी हमें पढ़ने का मौका ही नहीं देते। शायद बेटों के लिए ज्यादा प्यार और आजादी होती है, जबकि बेटियों की किस्मत में नहीं। बातें करते हुए दोनों साथ में साफ सफाई कर लेती हैं। फिर शाम हो जाती है। तरुण और अंकित भी कॉलेज से वापस घर आ जाते हैं। अंकित की अपनी माँ से कहता है, माँ आज बहुत थकान लग रही है, जरा मेरे लिए एक कप चाय और पोहा तो बना दो। हाँ मेरा बेटा, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरी बहन से कहकर चाय और पोहा बनवा देती हूँ। अब शालिनी रिशु के पास जाकर कहती है, आज महीने की 1 तारीख है और मुझे मेरी सैलरी मिली है। तुम कह रही थी ना कि हमें अपने दोनों बेटों को कुछ कपड़े दिलाने, तो चलो आज मार्केट से उन्हें शॉपिंग करवा देते हैं। माँ मेरा भी बैग फट गया है और अंशी की सैंडल भी टूट गई है, हमें भी नया दिला दो ना। लाओ बैग और सैंडल मुझे दो, मैं रिपेयर करवा लाऊंगा। तुम्हारा हर बार का है नई नई चीजें लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले जाते हैं और फिर एक दिन रिशु के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और रिशु की शादी विजय के साथ पक्की हो जाती है। और लड़के वालों के जाने के बाद अंशी रिशु से कहती है, दीदी अब तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे बिल्कुल भी हमारे मायके जैसा ससुराल न मिले, जहाँ लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता है, बल्कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ लड़कियों को सर का ताज समझा जाता हो। अंशी की बात सुनकर रिशु अंशी को गले से लगा लेती है। फिर कुछ ही समय में रिशु की शादी विजय से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आओ आओ बहू, आज तो मेरे घर में लक्ष्मी जी के पैर पड़े हैं। रिशु गृह प्रवेश करती है। सभी लोग रिशु से बहुत खुश होकर बातें करते हैं। रिशु की ननद आकांक्षा उससे कहती है, भाभी इस घर में तो मैं इकलौती लड़की थी, मुझे तो खुशी है मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिल गई। अब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। अब रिशु अपने कमरे में जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर अगले दिन रिशु सुबह जल्दी उठती है और सुबह सुबह झाड़ू लगाने लगती है। तभी मैथिली आकर कहती है, अरे रिशु बहू तुम ये क्या कर रही हो? तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? और तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? माँ जी वो मुझे जल्दी उठने की आदत है और मैं उठी गई थी तो मैंने सोचा कि घर की साफ सफाई कर लूं। तभी रिशु के ससुर वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा हम बूढ़ों की तो जल्दी नींद खुल जाती है, लेकिन तुम्हें तो सोना चाहिए था। साफ सफाई करने के लिए हमारे घर में मेड है। बहू तुम्हारे ससुर जी सही कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो मैं खुद ही बना लूंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। तुम तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, जब विजय और आकांक्षा उठेंगे तब उठना। अपनी सास की बात सुनकर काफी हैरान होती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, माँ जी ने मुझे विजय जी के साथ ही उठने को कहा है, जबकि मायके में तो लड़कियों को देर तक सोने की परमिशन ही नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद विजय और रिशु उठकर बाहर आते हैं। तब रिशु की सास कहती है, रिशु बहू आकांक्षा ने नाश्ता बना लिया है, चलो हम सब नाश्ता करते हैं साथ में, और फिर तुम तैयार हो जाना। मोहल्ले की औरतें आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। जी माँ।
तभी आकांक्षा सबका नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी आकांक्षा बैठे बैठे अपनी भाभी से कहती है, भाभी आओ आप यहाँ मेरे पास बैठकर नाश्ता करो। नहीं नहीं आप लोग खा लो, आखिर में मैं खा लूंगी। लेकिन क्यों बेटा, तुम आखिर में क्यों खाओगी? माँ जी मेरी माँ ने सिखाया कि घर की औरतों को घर के मर्दों के बराबर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बेटा हमारे यहाँ बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। चलो बैठ जाओ और हमारे साथ नाश्ता करो। रिशु ये सोच देखकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ वो खुश भी होती है। वो सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और फिर तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और रिशु को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मैथिली तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अब सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर कुछ टाइम बीतता है। फिर एक दिन रिशु के पास अंशी का फोन आता है। अंशी कहती है, दीदी कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ अंशी, तू बता तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है दीदी, लेकिन कॉलेज में सब लोग तुझे पूछ रहे थे। सर भी पूछ रहे थे कि रिशु एग्जाम नहीं दे रही है क्या? तुझे तो पता है ना अंशी, माँ पिताजी ने हमारी पढ़ाई को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है। ससुराल वाले कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए जाने दे। तभी आकांक्षा माँ को लेकर वहाँ आ जाती है और मैथिली कहती है, बहू हमारे यहाँ बेटियों को पैर की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझा जाता है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम भी आकांक्षा के साथ कॉलेज जाया करना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। फिर रिशु भी अब कॉलेज जाने लगती है और फिर कुछ दिन बाद संडे आता है और विजय रिशु से बोलता है, रिशु आज संडे, तुम्हारी भी छुट्टी है और मेरी भी, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। और सब लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। आकांक्षा और मैथिली रिशु को वेस्टर्न ड्रेस लेने के लिए बोलती हैं। रिशु तुम कॉलेज जाती हो तो ये ड्रेस पहनकर जाया करो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर से और रिशु सोचती है, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे मायके वालों के जैसे नहीं है जो लड़कियों को पैर की जूती बनाकर रखते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रिशु की माँ का फोन आता है और वो बोलती है, रिशु बेटा तेरे भाई तरुण का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा और अपने ससुराल वालों से पैसे ले आ और अपने भाई से भी मिल लियो। हाँ माँ मैं आती हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से पैसे कैसे मांगूंगी? अगर उन्होंने मना कर दिया तो एक काम करती हूँ, जो मेरे गहने मैं उनको बेच देती हूँ। लेकिन अगर मेरे ससुराल वालों ने चोर समझा तो? रिशु अपने गहने लेकर बैग में रख लेती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसको देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन तूने विजय को फोन क्यों नहीं किया? और घर में अभी कोई है नहीं, तुम अकेली चली जाओगी ना आराम से? हाँ माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। रिशु घर से निकल जाती है और वो गहने बेचने चली जाती है। फिर वो पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। ये सब रिशु की ननद आकांक्षा देख लेती है और घर पर सबको सच बता देती है। फिर कुछ दिन बाद रिशु के भाई को भी होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। रिशु के ससुराल वाले भी तरुण को देखने हॉस्पिटल आते हैं। फिर रिशु उनसे बोलती है, माँ जी मुझे आपको और सब लोगों को कुछ बताना है। रिशु बहू जो तुम्हें बताना है वो हमें पहले से ही पता है। भाभी जब आप उस दिन घर से गए थे तो मैंने आपको जाते हुए देखा था। मुझे लगा शायद आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और मैंने घर पर सबको बता दिया। तुमने अच्छा किया बहू, जो गहने बेचकर तुमने पैसे जमा करवा दिए। हाँ बहू बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि हमारे यहाँ तो बेटियों को पैरों की जूती नहीं सर का ताज माना जाता है। हाँ बहन जी, आज आप लोगों ने हमें भी ये बता दिया कि लड़कियां पैरों की जूती नहीं सर का ताज होती हैं और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। लड़की हो या लड़का, दोनों को एक बराबर का ही दर्जा देना चाहिए। मम्मी मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले सुहानी, तेरी शादी तो मैं राहुल से होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे वो ठहरा गरीब और भिखारी और हम ठहरे इतने अमीर लोग। तूने हमारे घर का जरा भी नहीं सोचा। अरे कल को तू उसके घर जाएगी तो कैसे एडजस्ट करेगी बेटा? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, बल्कि पेट भरने के लिए पैसा चाहिए होता है। ननद जी माँ जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अरे अभी आपको अपनी आंखों से अपने प्यार की पट्टी को हटाना पड़ेगा। सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि पैसे और परिवार से घर चलता है। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस राहुल से शादी करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी राहुल से शादी नहीं करवाई तो मैं घर से भाग जाऊंगी। फिर आप लोग अपनी इज्जत का गाना मत गाना कि आपकी इज्जत मेरी वजह से खराब हुई। इतना बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है। अब सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सुहानी राहुल नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी और राहुल का लेवल सुहानी के घर वालों से जरा भी मैच नहीं होता था। इसीलिए सुहानी के घर वाले राहुल के लिए नहीं मान रहे थे। लेकिन सुहानी की जिद देखकर अब वे लोग सुहानी के आगे घुटने टेकने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तो रवि राधिका और उसकी भाभी नंदिनी सुहानी से कहते हैं, देख सुहानी, हम लोगों ने तेरे बारे में बहुत सोचा और आखिरी में यही फैसला लिया है कि हम तेरी शादी राहुल से तो करवा देंगे, लेकिन शादी के बाद अगर तुझे जरा भी दिक्कत हुई तो तू अपने पति को लेकर हमारे घर आ जाएगी। हाँ सुहानी, क्योंकि तू मेरी इकलौती बहन है और मैं अपनी इकलौती बहन को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। अपने भाई, माँ और भाभी की ऐसी बातें सुनकर सुहानी को बहुत खुशी होती है और वो ये बात तुरंत राहुल को कॉल पर बताती है।
अगले दिन राहुल अपनी फैमिली को लेकर सुहानी के घर आता है और इस तरह सुहानी और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब सुहानी अपने ससुराल जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका ससुराल उसके घर के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा था। ये देख सुहानी को बहुत अजीब लगता है और जब सुहानी और राहुल अपने कमरे में होते हैं तो सुहानी राहुल से बोलती है, राहुल ये तुम्हारा घर है या कोई छोटा सा माचिस का डब्बा? अरे इतने छोटे से कमरे में हम दोनों कैसे रहेंगे? यहाँ तो ढंग से हवा भी नहीं आती है। मेरे घर का तो बाथरूम भी इससे बड़ा होगा। राहुल, सुहानी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत अमीर नहीं है। यहाँ महल जैसी सुविधा तो नहीं मिलेगी, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। तुम बस थोड़ा रहने की कोशिश करो। रहने की कोशिश? राहुल, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ एक हफ्ता भी रह पाऊंगी। यहाँ कितनी गर्मी है और कितना शोर है। मुझसे ये सब नहीं होगा। सुहानी का मन पहले ही दिन से खराब होने लगता है। वो अपने ससुराल के रहन सहन को देख देख कर चिढ़ने लगती है। उसे ना तो वहाँ का खाना पसंद आता है और ना ही वहाँ का सादा जीवन। 2-3 दिन बीतते हैं और सुहानी परेशान हो जाती है। वो तुरंत अपने भाई रवि को फोन लगाती है। भाई, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। यहाँ ना एसी है ना नौकर चाकर। राहुल बहुत अच्छा है पर यहाँ की तंगी मुझे खा जाएगी। सुहानी, तू परेशान मत हो। मैंने पहले ही कहा था ना। तू एक काम कर, तू राहुल से बात कर और उसे लेकर हमारे घर आ जा। मैंने मम्मी और नंदिनी से बात कर ली है। राहुल यहाँ घर जमाई बनकर रह सकता है। सुहानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो राहुल को बताती है और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। राहुल शुरू में तो मना करता है क्योंकि उसे किसी के घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था, पर सुहानी के रोने के आगे वो हार जाता है। अगले दिन सुहानी और राहुल सारा सामान लेकर सुहानी के मायके पहुंच जाते हैं। राधिका और नंदिनी उनका स्वागत करती हैं। आओ बेटा राहुल, अब से यही तुम्हारा घर है। सुहानी हमारी इकलौती बेटी है। उसे दुखी देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता। तुम बस यहाँ आराम से रहो और हमारे काम में रवि की मदद करो। हाँ ननद जी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये घर आपका ही है और राहुल जी को भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीतते हैं। राहुल को घर में बहुत सुख सुविधा मिलती है, पर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। नंदिनी को राहुल का घर में रहना बुरा लगने लगता है। वो अक्सर राहुल को ताने मारना शुरू कर देती है। एक दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, मम्मी जी, आजकल घर के खर्चे बहुत बढ़ गए। अब क्या करें? घर में लोग बढ़ेंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। वैसे भी जब कोई अपना घर छोड़कर दूसरे के भरोसे रहने लगता है तो घर पर बोझ तो पड़ता ही है। भाभी, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो आप साफ साफ बोल सकती हैं। मैं सुहानी से कहकर वापस चला जाऊंगा। भाभी, आप मेरे पति को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? भाई ने खुद उन्हें यहाँ बुलाया है। अरे सुहानी, नंदिनी का वो मतलब नहीं था, पर राहुल तुम्हें भी समझना चाहिए कि खाली बैठने से घर नहीं चलता। तुम कल से ऑफिस मेरे साथ चलोगे और जो काम मैं बोलूंगा वही करोगे। रवि की बातें सुनकर राहुल कुछ नहीं बोलता और वो अब मजबूरी में रवि के ऑफिस जाने लगता है। पर वहाँ भी रवि उसके साथ एक नौकर जैसा व्यवहार करता है। उसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। राहुल का वहाँ दम घुटने लगता है। एक दिन रवि ऑफिस में सबके सामने राहुल पर चिल्लाता है, राहुल, ये फाइलें अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? घर जमाई बनकर मुफ्त का खाना आसान है, पर काम करना नहीं। अगर ऐसे चलेगा तो कल से घर पर ही बैठना। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शाम को घर आता है और सुहानी को सब बताता है। सुहानी, अब बहुत हो गया। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। तुम्हारे घर वाले मुझे इंसान नहीं, एक नौकर समझते हैं। चलो हम अपने उसी छोटे से घर में वापस चलते हैं। वहाँ कम से कम मेरी इज्जत तो थी। राहुल, तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हो। भाई थोड़े गुस्से वाले हैं पर उनका दिल बुरा नहीं है। और वैसे भी तुम उस छोटे से घर में वापस जाने की बात मत करो। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रोज बेइज्जत होता रहूं? सुहानी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सुहानी राहुल की बात नहीं मानती। अगले कुछ दिनों में राधिका और नंदिनी का व्यवहार और भी बुरा हो जाता है। वो राहुल से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगती हैं। कभी बाजार से सब्जी लाना तो कभी नंदिनी का सामान ठीक करवाना। ऐसे एक दिन जब राहुल बाजार से सब्जी लेकर आता है, अरे राहुल जी, ये क्या सड़ी हुई गोभी ले आए? आपको तो एक काम भी ढंग से नहीं आता। वैसे भी जो आदमी अपनी पत्नी के मायके में पड़ा रहता है उसकी बुद्धि तो खराब हो ही जाती है। नंदिनी, रहने दे बहू। अब जिसे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं उसे हम क्या बोलें। उन सब की बातें सुनकर अब राहुल के सब्र का बांध टूट जाता है, पर फिलहाल वो उन्हें कुछ बोलता नहीं और अपने कमरे में आ जाता है। वो चुपचाप अपना बैग पैक करने लगता है। सुहानी वहां आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? पागल मत बनो। सुहानी, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी अमीरी से नहीं। पर तुम्हारे परिवार ने मुझे ये दिखा दिया कि मैं यहाँ सिर्फ एक फालतू आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरे साथ आओगी, वरना यहीं अपने इस बड़े घर में रहो। इतना बोलकर राहुल बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है।
तो वहीं सुहानी भी अब गुस्से में अपनी माँ और भाभी के पास जाती है। मम्मी, आपने देखा राहुल चला गया। आप लोगों ने उसे इतना तंग किया कि वो चला गया। जाने दे उसे सुहानी, वो तेरे लायक था ही नहीं। हाँ नैना जी, आप बेकार में रो रही हैं। अब कोई घर जमाई इतना भी भाव खाए तो कैसे चलेगा। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब सुहानी को पहली बार एहसास होता है कि उसके परिवार ने उसे सिर्फ पैसे के हिसाब से देखा है। उसे राहुल की वो बातें याद आती हैं